मनीष जी, आज जो तारिक रहमान की वापसी हुई है बांग्लादेश में 17 साल बाद, ये भारत के लिए खुशखबरी तो है, लेकिन भारत के लिए खुशखबरी किसी दूसरे संदर्भों में, अन्यथा भारत के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। और उसके बाद भी चलती रहेगी, ये नहीं चलती रहेगी, ये लंबी चलेगी लड़ाई, तो ये आपस में लड़े मरे खत्म हो जाए, इससे बेहतर कुछ संदेश भारत के लिए नहीं हो सकता। कभी सोचा आपने कि रूस से अमेरिका डरता है, पूरी दुनिया डरती है अलग, और जिस समय पुतिन अपनी आंखें दिखाता है तो यूरोप कांपने लगते हैं कि भगवान जाने क्या कर देगा। इस्लामिक कंट्री में तो हर जगह यही है कि इसकी सत्ता जाती है, दूसरा या तो जेल जाता है या विदेश भागता है। तो यूनिस इस बुढ़ापे में कहां भागेगा? तो बांग्लादेश का तो मिजाज पूरी तरह से बदलता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश में खालिदा जिया का बेटा अवतरित हुआ है। अब खालिदा जिया तो इस कंडीशन में है नहीं, लंबे समय जेल में रहने के बाद उसकी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन खालिदा जिया का बेटा बांग्लादेश में आया क्या? बुढ़ा यूनिस तो बेचैन हो गया है, सरेंडर करने के मूड में है। वैसे खालिदा जिया का रिलेशन के दौर में भारत से रिलेशन कभी अच्छे नहीं रहे, लेकिन जिस तरह से भारत ने चौतरफा घेरा है, एक एक कटोरी चावल के लिए ये अब तिल मिला रहे हैं, वैसे में संदेश ये आ रहा है कि जिन्होंने हिंदुओं की हत्या की उसकी पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। तो ये नैतिकता का आवरण ओढ़ करके, सेकुलरिज्म का आवरण ओढ़ करके, ये लेफ्टिस्ट का आवरण ओढ़ करके ये यूनिस के लिए जो भारत में माहौल बनाया जा रहा था वो भी नग्न हो गया। माहौल पूरी तरह से बदल गया बांग्लादेश का। मनीष जी, आज जो तारिक रहमान की वापसी हुई है बांग्लादेश में 17 साल बाद, ये भारत के लिए खुशखबरी तो है, लेकिन भारत के लिए खुशखबरी किसी दूसरे संदर्भों में, अन्यथा भारत के लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। लेकिन जितना बुरा चल रहा था उस बुरे से थोड़ा कम बुरा होगा। अब कम बुरा होगा, उसका कारण है, ये कोई भारत का हितैषी नहीं, भारत का बड़ा प्रबल विरोधी, कट्टर जिहादी और आईएसआई की तलुए चाटने वाला व्यक्ति है ये। और इसीलिए इसके ऊपर इतने मुकदमे हैं कि ये भाग गया था बांग्लादेश छोड़ के, 17 साल इसने वहां फरारी काटी है इंग्लैंड में। अब जब ये पूरी तरह से निश्चिंत हो गया कि यहाँ पे हसीना बेगम नहीं लौटेंगी, शेख हसीना, तब ये लौटा है। लेकिन इसका लौटना महत्वपूर्ण क्यों है? मैंने भारत के लिए खुशखबरी अब दूसरी है कि वो जो अकेला निरंकुश होके यूनुस वहां पर राज कर रहा था और नंगा नाच रहा था, उस यूनुस को एक प्रबल दावेदार मिला है उसके सामने आके। और जरा इसकी जो पहले प्लस पॉइंट दर्शक समझ ले, मनीष जी ने जो फोटो दिखाई है कि ये सेना का बड़ा प्यारा व्यक्ति है, ये सेना का बड़ा प्यारा व्यक्ति है, क्योंकि ये बेगम खालिदा का लड़का नहीं है, ये जनरल जियाउर रहमान का भी लड़का है। ये इसका बाप जो था वो मिलिट्री का अफसर था, और उसके बाद वो 4 साल 77 से 81 4 साल वो वहां पे राष्ट्रपति भी रहा। और उसने जमकर से उस समय सेना को ही लूटपाट करने की पूरी छूट हुआ करती थी। तो सेना ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश में थी, ऐसे लोगों को वापसी की। तो ये सैनिक जो है, ये जियाउल हक को बड़ा, जियाउर रहमान, ये पाकिस्तान वाला जियाउल हक था, ये जियाउर रहमान है। तो ये खालिदा से ज्यादा, खालिदा तो वो वेंटिलेटर में, वो मर जाएगी, कब मर जाएगी उसका कल उसकी खबर आ जाए, उसका मतलब नहीं है। और ना खालिदा से इनका कोई लेना देना था। खालिदा को भी ये सेना इसलिए सपोर्ट करती थी कि ये जनरल जियाउर रहमान की बीवी है, और अब जनरल जियाउर रहमान का लड़का लौटा है। तो जरा देखिए किस तरह का स्वागत हो रहा है। ये पूरा सेना ने कवर किया। तीन वीडियो है, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ये तो फोटो है, और मनीष जी जरा नीचे वीडियो दिखाई कि सेना कितना, ये सेना दौड़ा दौड़ा मार रही लोगों को। जरा कि इसकी सुरक्षा में तैनात लोग हैं, ये सुरक्षा में तैनात ये सिपाही है, और वहां पे सड़क पे किसी को खड़े होना नहीं दे रहा। तो ये सड़क पे खड़े नहीं होने दे रहा, स्वागत के लिए लोग है। इसका मतलब खतरा भी सेना को मालूम है कि खतरा इसके ऊपर कितना बड़ा है, और खतरे की वजह भी बताता हूँ। देखिए जरा, पिटाई कर रही है ये स्वागत करने। लाल कर, सब तो जिहादी ही है जितने हैं, सबका पिछवाड़ा लाल किया जा रहा है यहाँ। तो ये देखिए, एक और होगा मनीष जी, ये देखिए, ये पकड़ पकड़ के ठंड में तो बहुत मजा आ रहा होगा ये प्रसाद खा करके सबको। ये छोड़ दी मनीष, बस ये इसको इसमें बाद में आएंगे। तो ये लोग जो थे स्वागत करने के लिए आए थे, ये प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। लेकिन कितनी बुरी तरह से पीटा सेना ने, क्योंकि सेना को मालूम है कि खतरा कितना बड़ा है तारिक रहमान पे। और खतरा किससे है? खतरा उस बुड्ढे यूनुस से है, बुड्ढे यूनुस है। और अब समझिए इनका आपस का समीकरण, इनके इक्वेशन। ये तारिक रहमान जो है, मैंने कहा ना, पूरी तरह से आईएसआई के तलुए चाटने वाला व्यक्ति है। और ये इसीलिए
जाके इंग्लैंड में बसा था, क्योंकि वहां पे आईएसआई का ठीक ठाक कनेक्शन है। और इसके आने के बाद यहाँ पे जो सबसे बड़ी रणनीति फेल हो रही है, वो फेल हो रही है मनीष जी अमेरिका की। अमेरिका इस बुड्ढे को बैठालना चाहता था। बुड्ढे को लग रहा था जो लौंडे हमने इकट्ठे किए हैं, इन लौंडों पे शासन हम करेंगे, ये लौंडे हमारे गुलाम बन के रहेंगे, जैसे पिछले 1.5 साल से थे। लेकिन वो लौंडों की भी पार्टी बन गई एनसीपी, और वो खुद शासन करने का सपना देखने लगी बांग्लादेश के ऊपर। उसके बाद जो है यहाँ पे ये कूदा है, और आज वो जो जमाते इस्लामी मुल्लाओं की पार्टी है, वो मुल्लाओं की पार्टी अभी तक इसके यूनुस के चमचागिरी कर रही थी, लेकिन जब से उसने कत्ल कराए हैं दो वहां पे एनसीपी के, तब से वो एनसीपी और मुल्ला वो इकट्ठे होकर लड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसमें यूनुस से ज्यादा, यूनुस तो केवल एक मोहरा था, कठपुतला था, वो नाच रहा था जब तक अमेरिका से उसको नचाया जा रहा था। सबसे ज्यादा नुकसान, मैंने कहा भारत के लिए कुछ और खबरें ठीक हैं, सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होगा। अब आप पूछेंगे कि आईएसआई का एजेंट है और अमेरिका क्या नुकसान है। आईएसआई अमेरिका की वजह से नहीं उसको सपोर्ट कर रही, वो 2006 में इस आदमी ने आग मूद दी थी बांग्लादेश के अंदर। इसने बहुत बुरी तरह से कत्लेआम कराया था। ये बड़ा क्रूर और नृशंस आदमी है, बड़ा कट्टरपंथी आदमी, जिसका नाम है तारिक रहमान। और तब जब इस पे मुकदमे चले तो ये भाग गया था इंग्लैंड। तो आईएसआई उस समय चीन के हिसाब से नाच रही थी, और आज भी वो चीन के हिसाब से ही गुलामी कर रही है। तो यहाँ पे अब ये जो आईएसआई के लिए समस्या ये है कि सीआईए को पकड़े कि चीन को पकड़े, क्योंकि ये नाचेगा उसके हिसाब से। तो निश्चित तौर पर क्योंकि यूनुस से लड़ाई है, तो आईएसआई के जो है चीन की ही लाइन को टोक करेगी, और ये चीन भक्त होगा। भारत के लिए तो समस्या अभी उतनी ही बड़ी है, लेकिन अभी फिलहाल अब खून की होली ये आपस में खेलेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाता, चुनाव का फैसला नहीं हो जाता। और उसके बाद भी चलती रहेगी, ये नहीं चलती रहेगी, ये लंबी चलेगी लड़ाई, तो ये आपस में लड़े मरे खत्म हो जाए, इससे बेहतर कुछ संदेश भारत के लिए नहीं हो सकता। और आज जिस तरह से वहां पे जिहादी उसके स्वागत में उमड़े हैं, तो वो कोई छोटी मोटी मछली नहीं है जिसको यूनुस निगल जाएगा। यूनुस ये समझ चुका है कि अब आया है दमदार दावेदार, जो छाती ठोक के उसको दे रहा है चुनौती। और उसने आज ही उतरा, और आज ही उसने रैली वैली सब कर डाली। और वो मैंने कहा ना मनीष जी, कितना क्रूर और कितना शातिर काइया आदमी है कि बेगम खालिदा जो उसकी माँ है, जिसकी बदौलत उसकी पहचान है, बाप तो बहुत पहले मर गया था, बाप की तो 81 में कत्ल हो गया था, कि उसकी माँ वेंटिलेटर पे है, लेकिन उसने उतरने से पहले जो अपने जहाज के अंदर से जो उसने सेल्फी एल्फी पोस्ट की अपनी अपनी बीवी बच्चों के साथ, बड़ी मुस्कुराते हुए जैसे पिकनिक मनाने जा रहा हो। तो वो भी, उसको भी फीडबैक है, उसको ये इनका खैर इतिहास रहा है बहुत पहले से, औरंगजेब के जमाने से, बाप मर जाए सत्ता मिलनी चाहिए, तो वो उसकी खुशी पूरे परिवार के चेहरे पर झलक रही है, वो सारी सेल्फी आपको मिल जाएंगी। तो अब तारिक रहमान से निपटना, और यूनुस का, और खासकर जब वो लौंडे उसके खिलाफ हो गए, तो अब बांग्लादेश के अंदर चतुष्कोणीय संघर्ष होगा मनीष, चतुष्कोणीय। वो मूल्य जो है वो अपनी अलग डेढ़ नमाज पढ़ रहे हैं कि हमको ये करना है वो करना है, तारिक रहमान कुछ और कह रहा है, यूनुस के कुछ और मास्टर हैं, लौंडे अलग भागे घूम रहे हैं कि मेरे आदमी मरवा दिए। तो अब ये आपस में द्वंद्व होगा। आज मैं दर्शकों को बता दूं, आज एक वहां पे हिंदू मारा गया है, और उसको फिर मैंने कहा ना, वो बड़ी ताकतें हैं जो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से इस लड़ाई में जो 4 लोग अभी लड़ेंगे आपस में, और खूनी हिंसा होगी वहां पे बांग्लादेश में, देखते जाइए। वो चाह रहे हैं किसी तरह से इसमें हिंदुस्तान कूद जाए। हिंदुस्तान के कूदने का मालूम सबसे बड़ा नुकसान पहला क्या होगा? ये जो 4 लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये 4 लोग एक होकर हिंदुस्तान के खिलाफ हो जाएंगे। तो अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करना, इनको लड़ने दीजिए, लड़ाई थोड़ी और आगे बढ़ने दीजिए। और वो जो आज आदमी मारा गया है राजबाड़ा जगह क्षेत्र में, उसके लिए 2 तरह की खबरें आ रही हैं, और उसको जो इंडिया समर्थित जो बातें करते थे, बांग्लादेश के बारे में खबरें देते थे, वो भी अभी पूरे विश्वास से नहीं कह पा रहे। वो कुछ आपस में पैसे की लेन-देन थी, और वो जो उसका आ रहा है कि वो कुछ पैसे जो उसने मांगे थे, उसमें उसकी हत्या हुई है। तो वो एक अलग, बिल्कुल अलग खेल है, क्योंकि अब ये जो हत्या बांग्लादेश में अब जो खूनी हिंसा होगी, उसमें हिंदुस्तान अभी बाद में मुद्दा है। पहले ये चारों आपस में मिल के तय करें कि कौन राज करेगा, और 4 लोग मिलके जिस समय होंगे, तो अभी जरा फरवरी में चुनाव होने, उससे पहले बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और उसमें भारत का रोल तो छोड़िए, उसकी क्या बात करें, बड़ा ज्ञान बगाड़ने के लिए हम लोग बात करने लगे, लेकिन उससे देश का बड़ा नुकसान करते हैं। बिल्कुल। ये ऐसे तो गांधी परिवार, सो कॉल्ड जो गांधी नेहरू परिवार है, वैसे तो ये शेख हसीना से नजदीकी दिखाते हैं, गलबहियां करते हैं।
लेकिन लोग बता रहे हैं कि पप्पू से बड़ी नजदीकी है इस तारिक रहमान की, बड़ी मित्रता है, विदेश में जब जाता है तो मैंने इसके इंट्रोडक्शन में शुरू में ही बताया कि ये भारत का कतई है, भारत का तो कट्टर विरोधी है, हिंदुओं का विरोधी है, सनातन धर्मियों का विरोधी है। ये आईएसआई का एक तलुए चाटता है। तो जब इतना क्वालिफाइड है ये भारत विरोध में, हिंदू विरोध में, तो राहुल गांधी से तो इसकी दोस्ती बड़ी स्वाभाविक है। राहुल गांधी इससे प्रयास करके मिला होगा, ये इंग्लैंड के चक्कर लगा चुका है कई बार। वो खबरें आई मेरे को, एक बार मेरे ख्याल से खबर एक बार आई भी थी मनीष जी, 2-2.5 साल पहले जब वो गया था इंग्लैंड। तो राहुल गांधी से, क्योंकि आईएस ये पूरा कुनबा जो है, ये कुनबा तो आईएसआई का ही, ये यहाँ जब हिंदुस्तान में रह के बेशर्मी से पाकिस्तान की बातें करते हैं, पाकिस्तान के पक्ष लेते हैं, हिंदुस्तान की सेना को गाली देते हैं, बेशर्मी के साथ कांग्रेसी मुख्यमंत्री जो रह चुका है वो कहता है कि भारत की सेना आधे घंटे में पाकिस्तान से हार गई थी। तो राहुल गांधी की अगर तारिक रहमान से दोस्ती, तो कोई चौंकाने वाली घटना नहीं है, चौंकाने वाली घटना नहीं, बड़े गहरे तार जुड़े होंगे। मैंने कहा ना, हिंदुस्तान की कोई समस्या नहीं कम होगी, लेकिन उससे पहले जो कुछ होगा वहां अभी बांग्लादेश में, तो वो जरा देखने लायक नजारा होगा। जरा इन चारों को लड़ने तो दीजिए। और मैं फिर बोल रहा हूं कि मैंने कहा ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, कि हिंदुस्तान चुपचाप नहीं बैठा है, चुपचाप नहीं हिंदुस्तान बैठा। चुपचाप नहीं बैठा है, ये खेल वहां चल महत्वपूर्ण रहा है। है। और उस खेल में बहुत बढ़िया है। और वो जो कुछ लठैत घूम रहे हैं ना, कि भाई हिंदुस्तान कल राशन पानी लेके चढ़ जाए, अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी चलने दीजिए। तो अभी तो गिर है, आज भी तो गिर है चावल के लिए कि अब मैं मनीष जी एक इंटरनेशनल उदाहरण दिए देता, इंटरनेशनल उदाहरण, उसके बाद सारी बात खत्म हो जाए। कि दो हैं और दोनों करंट में चल रहे, करंट में। इजराइल अगर चाहे तो एक दिन में जो गाजा और लेबनान और फलाने ढिमाके ये सब खत्म, एक दिन 24 घंटे लगेंगे उसको। लेकिन 2 साल से मार रहा है, 2 साल से मार रहा है, 2 साल से लड़ाई चल रही है। अभी लेबनान पे कब्जा नहीं कायदे से, पूरा अभी गाजा पे भी नहीं है। क्यों चल रहा है? या आ जाइए रूस का जो यूक्रेन से युद्ध चल रहा है। कभी सोचा आपने कि रूस से अमेरिका डरता है, पूरी दुनिया डरती है अलग, और जिस समय पुतिन अपनी आंखें दिखाता है तो यूरोप कांपने लगते हैं कि भगवान जाने क्या कर देगा। और वो आदमी 2 साल से लड़ रहा है यूक्रेन से, क्यों लड़ रहा है? तो कुछ चीजें रणनीति के हिसाब से होती हैं, उनको उसी हिसाब से चलना चाहिए। ये नहीं कि लठैत जैसे गांव के गुंडे होते हैं, कि ऐसे तैसे सवेरे उठ के घुस गए, ऐसे देश नहीं चलते, ऐसे देश नहीं चलते। और ये लठैत जो हिंदुस्तान में सक्रिय है, ये कतई शुभचिंतक नहीं है, ये कतई शुभचिंतक नहीं है। ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान वहां पे एंट्री करे, तो वो जो चारों आपस में लड़ रहे हैं वो चारों एक हो जाएंगे तत्काल। तो पहले इनको लड़ लेने दिए, खुद लड़ लें, तबाह हो जाएं। और हिंदुस्तान को क्या करना है, कैसे करना है, ये देखिएगा। हमने कहा ना, हम लोग सवेरे सो के उठेंगे तब समाचार मिलेगा, इंतजार करिए उस समय का। जैसे पहले कई बार सवेरे सब उठने पे समाचार मिले हैं और प्रधानमंत्री ने खुद समाचार दिए, तो प्रधानमंत्री खुद समाचार देंगे। और ये वही बस। गैंग है जो कल तक प्रवोक करता था कि भारत हमला क्यों नहीं करता है, हमला हाँ, किया तो हमला क्यों कर दिया, हमला ब्रेक कर दिया, इतना जल्दी ब्रेक क्यों कर दिया। तो समझ जाइए कि ये किस स्तर तक भारत द्रोही हैं और ये क्या अब बात करिए खेलते मैंने हैं। ये ये आ रहा हूँ। पूरी चीजें बताता है कि इन सब का एजेंडा क्या है और ये किस स्तर तक जा रहे हैं। तब ये समझिए कि बांग्लादेश के अंदर उत्पीड़न, ये पीड़ा किस लेवल तक हुई है। और भारत का धैर्य, भारत की चुप्पी जो सालों रही है, उसके साथ इनकी बेचैनी क्यों है। दरअसल एक भिखारी कंट्री है। और कई बार आपको ये लगता है, जो अक्सर सतीश जी ये बात कहते हैं ना कि भारत ऐसा क्यों नहीं करता। आप अपने इर्द गिर्द पड़ोस में इतने दुश्मन नहीं पैदा कर सकते कि कोई आपका महादुश्मन उसका इस्तेमाल कर सके। दरअसल बांग्लादेश को भारत ने पैदा किया है, भारत का पैदाइश है ये, लेकिन इसने भरोसा दिया था कि सेकुलर कंट्री बनेगा। इतिहास कहीं ऐसा है नहीं दुनिया में, कोई ऐसी कंट्री जहां मुसलमान संख्या में 30%, 40% से ज्यादा हैं और वो कोई सेकुलरिज्म से उनका लेना देना है। बांग्लादेश को भारत इसलिए उसके कुछ गलतियों को माफ करता है क्योंकि चीन का अड्डा ना बन जाए, क्योंकि आपके गोद में है वो और बीचों बीच है वो यदि किसी विदेशी खैरात का अड्डा बन जाएगा तो आपके लिए घातक होगा। भारत कई बार उसके कई खून माफ करता है, लेकिन अब पाकिस्तान की तरह उसके यहां भुखमंगी आ चुकी हुई है, इसीलिए बेचैनी इस बात को लेकर के है। ऐसे कंडीशन में जब बांग्लादेश के ऊपर आरोप लगता है कि वहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सेफ गेम खेला है,
कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनके ऊपर आरोप लगता है कि हिंदू द्रोही हैं। भारत को खुश करने की कोशिश की गई है। कल से जो समाचार आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्शन लिया गया है और ये तमाम चीजें खबर के रूप में प्रेषित किया गया है। भारत के उच्चायुक्त को बताया गया कि हमने इन सब पर एक्शन लिया है। दरअसल भारत को खुश करने की कोशिश है। क्या सिर्फ ये खुश करने की कोशिश 2-4 बोरी चावल के लिए है या बांग्लादेश सचमुच समझ रहा है कि भारत के बिना उसकी सांस लेना भी मुश्किल है? देखिए मनीष जी, आज की तारीख में कमान तो अभी उसी यूनुस भुट्टो के पास है। तो वो जो चावल चाहिए वो तो कल हम लोगों ने दिखाया था, तो उसके बिना तो भूखों मरने लगेगी जनता। वो चाहे ये आए चाहे वो आए, वो उनको चावल तो लेना ही पड़ेगा। वो बताऊं, पहले उन्होंने कोशिश की थी। पहले उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान से लेने की। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम कहाँ थे, हम तो खुद ही भूखों मर रहे हो, अब की तो पानी रुक गया, तो अब की बहुत बुरी हालत है, हम तो तुमको नहीं दे पाएंगे। तो वहां काम खत्म हुआ। उसके बाद उन्होंने दुबई से कोशिश की। तो दुबई रईस देश है, वो कोई मोटा चावल तो खरीदता नहीं, उसको महंगा वाला चावल। उसने कहा हम यहाँ चावल है, हम तुमको दे देंगे, लेकिन ये रेट देंगे। तो वहां पे खाने ठिकाना नहीं, वो रेट सुन के उनके कान खड़े हो गए। तो अब समझ में आया बासमती कि खाएंगे हिंदू, वो। हाँ वो वहाँ वो बासमती चलता है। तो वहां पे अब उनकी समझ है कि हमको हिंदुस्तान से ही चावल मिल सकता है। तो एक तो ये कारण है कि हिंदुस्तान से चावल मिल सकता है, और दूसरे यूनुस की अब समझ में आ रहा है कि ये जो जिहादी और ये तारिक रहमान लौटा है, तो हिंदुस्तान ही अब हिंदुस्तान में अगर हम आसरा लेंगे तो शायद हमको कुछ ताकत मिले। वो खेल खेल रहा है, लेकिन वो खेल खेलने से उसका कोई फायदा नहीं है। कल उसने एक आतंकवादी भी पकड़ के बाकायदे उसको जुर्म में गिरफ्तार किया, बड़ा नामी है वहां का। लेकिन ये सब नौटंकी है, भारत भी जानता है कि ये सांप है, और अब इस समय क्योंकि बुरी तरह से फंसा हुआ, तो ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। भारत का मनीष जी, मैं फिर वाली बात आ जाती, कई आपने देखा होगा, कई विशेषज्ञ टहल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम भारत वहां पे क्या गेम खेल रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। हम लोगों को भी नहीं मालूम। ये आप अच्छे समझ लिया, हम लोग इसके परिणाम का अनुमान तो लगा सकते हैं। और ये जो बड़े बड़े दिग्गज बैठ के आपको बताया करते हैं ना, ये वो, इनको ये तो मालूम नहीं था कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन रहा है। ये कोई बड़ा गुप्त बात नहीं थी। ये कोई बड़ी गुप्त बात नहीं थी। हम लोगों को भी नहीं मालूम था। हम लोग भी अपने अलग अलग अनुमान बता रहे थे, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा बता रहे थे, बस अब इन 3 में से हो जाएगा और इन 2 में से हो जाएगा। हुआ कौन? तो नरेंद्र मोदी भारत के अंदर राजनीतिक निर्णय क्या लेने वाले हैं, ये जिनको नहीं मालूम, वो आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश में भारत की सेना क्या निर्णय करने जा रही है, क्या रणनीति है, ये वो आपको 1 घंटे तक बताते हैं। कोई मतलब नहीं है उसका। आपको उलझने समय पास करना और बात दूसरी है। ये निश्चित मानिए कि वहां पर भारत खेल खेल रहा है, और फिलहाल अभी तक सफल खेल खेल रहा है, और आगे इसका जो परिणाम होगा वो चौंकाने वाला होगा, ये निश्चित है। क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, इसलिए इसमें कहीं आपको नीचा नहीं देखेंगे, कहीं आप निराश नहीं होंगे। और वो जो हत्याएं हो रही हैं, तो मनीष जी, एक कटु सच्चाई है, ये कटु सच्चाई है। यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में जब इस तरह के युद्ध होते हैं, इस तरह की स्थितियां फंसती हैं, तो फिर जनहानि तो होती है, जनहानि होती है। कम से कम हो और ना हो तो ज्यादा बेहतर है। ये प्रयास होता है सरकार का, ये प्रयास होता है सरकार का, और वो भारत सरकार और वो हम भी प्रयास कर चाहेंगे रही कि है। हमारी सरकार इसी रूप में करे कि भाई जनहानि, आर्थिक हानि इस ढंग से ना हो और ऐसे दैत्यों को सबक सिखाया जाए। ऐसा नहीं बस लग रहा आपको कि यूनिस जो है इसलिए भी डर रहा होगा कि कहीं खालिदा जिया, शेख हसीना वाला हाल होगा तो शरण तो भारत को ही लेना पड़ेगा? क्योंकि इस्लामिक कंट्री में तो हर जगह यही है कि सत्ता जाते ही एक की सत्ता जाती है, मैं दूसरा या तो जेल जाता है या विदेश भागता है। तो यूनिस इस बुढ़ापे में कहाँ भागेगा? तो पहले भागेगा या सत्ता जाने के बाद भागेगा? नहीं नहीं मनीष जी, नहीं नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, तो बहुत बात की बात है। वो नौबत नहीं आएगी, यूनुस की वो नौबत नहीं आएगी। भागने के लिए उसके पास सुरक्षित ठिकाना है अमेरिका। जहां से आया था वहीं चला जाएगा। वो खालिदा शेख हसीना की तरह उसके लिए समस्या नहीं है। उसको समस्या कुछ और सता रही है। मैंने कहा ना, भारत वहां पे सक्रिय नहीं है, तो ये कोई बड़ा मूर्ख आदमी इसको सोच रहा होगा। और वो यूनुस वहां पे शीर्ष पे बैठा, तो उसके पास भी सूचनाएं आती होंगी, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहा। तो वो यूनुस को जो डर सता रहा है, वो अपना डर खत्म करने के लिए वो ये जान रहा है कि ऐसा ना हो एक दिन मैं भी निपट जाऊं, और मैं ऐसा निपटूंगा कि कोई शक भी नहीं करेगा किसने निपटा दिया। और मैं एक मैं बताता हूँ, अज्ञात वीरों का काम था। वो आज से 2 हाँ। महीने पहले, जो 2 महीने पहले था, ये जो लौंडे लौंडे मारे गए, ये तो गैंगवार है। वो जो अमेरिकी निपटा था होटल के अंदर, आज तक पता नहीं चला, और ना अमेरिका नाम ले पा रहा है। तो ना ले पा यूनुस को वो सब याद है। यूनुस सोच रहा है कि अगर कहीं ज्यादा सीमा के बाहर गया, तो फिर मुझको भी कोई निपटा जाएगा, उस अमेरिकी की तरह मैं गुमनामी में मैं दर्ज हो जाऊंगा।
अब कुछ लोग यहाँ पे जो माहौल बना रहे हैं कि राशन पानी लेके तत्काल सवेरे चढ़ जाओ, तो मैं उनसे कतई सहमत नहीं हूँ। और भारत सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है और उसका पूरी तरह समर्थन करिए। बिल्कुल, उसका पूरी तरह समर्थन करिए और सरकार के स्ट्रेटजी को देखिए कि आपकी सरकार ने जो अब तक निर्णय लिए हैं और जो जिसके सामने डोनाल्ड, अब ये अतिशयोक्ति नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप को अकेला व्यक्ति है जिसने घुटने पर लाया, इग्नोर करके, सिर्फ इग्नोर करके। तो ये मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है और आज मैंने दिन में विश्लेषण किया है, उसको भी जरा देखिएगा। ये मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। जनवरी में कोर्ट के दरवाजे पर लालू का पूरा कुनबा है, चार्जेस फ्रेम है, जेल जाएगा। चिदम्बरम के बेटा को हो गया तो चिद्दू भी जाएगा, चार्जेस फ्रेम है, 16 जनवरी को उसकी भी है और मां बेटा की भी। ये ठंड में अभी कहते हैं ना कि सिहरन बढ़ने वाली है, लेकिन एकाएक रातों रात सजा नहीं होती है। इंतजार कीजिए कुछ, इसीलिए बांग्लादेश से भी कुछ अच्छी खबर आएगी। जी। हाँ, अब मैंने बता दिया कि ये जो लाल भुजक्कड़ हैं, इन लाल भुजक्कड़ों के चक्कर में मत पड़िए। उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो बताते हैं कि हफ्ता 10 दिन में प्रधानमंत्री मोदी उनको बुला के चाय उनके साथ पीते हैं। ये भी दावा करने वाले हैं, कुछ मनीष जी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, यूट्यूब पे है। और वो इतने विश्वास के साथ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। जो नहीं, कुछ नहीं कर देना चाहिए, जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और आगे बहुत बेहतर परिणाम इसको मिलेंगे। हम लोग को थोड़ा समय का इंतजार करिए। समय का इंतजार कीजिए, समय का और इंतजार इस देश। इस बात से कतई विचलित मत होइए कि वो वहां पे आज हिंदू मार दिया गया, आज हिंदू मार दिया गया। तो मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने उस दिन भी बताया था, मैं आज फिर बता रहा हूँ। आज मैं देख रहा था मनीष जी कि आज वो जो आंकड़ा था वो तो बहुत चौंकाने वाला था। वो कह रहा था कि कुल 35-36 हत्याएं हुई हैं हिंदुओं की, 35-36। और एक बात और बताऊं आपको, जरा दोनों कम्युनिटी का अंतर समझिए कि 152 मंदिर वहां पे मतलब उनको हमला हुआ, तोड़े गए हैं, जो भी समझिए। हिंदुओं के 152 मंदिर जो फिगर आई है, और ये पूरी दुनिया के जो मीडिया के हिसाब से है वो। लेकिन इसके साथ जरा दूसरा आंकड़ा सुनिए और आप कम्युनिटी की बात समझिए कि ईसाई वहां रहते हैं। ईसाइयों की हत्या नहीं हुई है, ईसाइयों की हत्या नहीं, क्योंकि संख्या में कम है, वो भाग भूग गए इधर उधर। लेकिन ईसाइयों के 42 चर्च तोड़े गए हैं, 42। जबकि उनकी संख्या जनसंख्या में वो केवल 3% है, 3.3% है, 0.3%, यानी नगण्य। लेकिन उनके 42 चर्च तोड़ दिए गए। वो संख्या में कम, कैसे छुपा गए तो वो उनके मारे जाने की अभी खबर नहीं है, लेकिन वो भी घर द्वार छोड़ के भाग गए, उनका घर लूट लिया। तो हिंदुओं के 152 मंदिर, मगर ईसाइयों के 42 चर्च, वो बड़ी संख्या है। तो वो शिकार सबको बना रहे हैं, वो शिकार सबको बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफ जुटे हैं। ये जिहादी है, कट्टरपंथी है, इनको सिवाय इस्लाम के कोई स्वीकार नहीं है। जो सामने आ रहा उसको बना रहे। वो ईसाई कम है तो ईसाइयों में कम हुआ है, हिंदू थोड़ा उनसे ज्यादा है तो उनके ज्यादा मंदिर तोड़े गए। ये है स्थिति वहां की। इसलिए यहाँ पे जो बैठे क्या बोलूं, राणा प्रताप की जो औलादे बैठी है, इनसे को तुम ही लड़ो जाके, प्रधानमंत्री मोदी जैसे लड़ रहे हैं उनको वैसे ही लड़ने दो। बिल्कुल, इन्हें ऐसे ही लड़ने दो और इस सबका इंतजार करो। इलाज सबका बारी बारी से हो रहा है, तो थोड़ा सब्र इस मामले को लेकर भी कर हाँ, ही लो आप। मनीष जी, मैं असली उदाहरण देना भूल गया कि हम जिस जीत का जश्न मनाते हैं, 1971 में पाकिस्तान को जुटिया के सुअर बना दिया था, 93,000 गिरफ्तार किए थे। लेकिन उसमें मालूम है आपको, 3,500 हमारे सैनिकों ने अपनी जान दे दी थी, बलिदान हुए थे। तो बिना जान दिए युद्ध नहीं होता है कि आप सोचे कि कुछ नहीं होगा और ये हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। बहुत न्यूनतम जनहानि हो रही है और उसपे वो जानबूझकर वो भारत को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत किसी तरह घुसे। लेकिन भारत भी अब उसी मौके पे घुसेगा जिस मौके पे वो हाय दैया ही करेंगे बस। थोड़ा और इंतजार इसीलिए करिए। मैं बात पाकिस्तान भी उस भिखमंगे को प्रवोक कर रहा है कि तुम मेरे तरह हाँ, भिखमंगा तुम भी बन जाओ, क्योंकि हाँ, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से ठीक हो गई थी। तो ये आज यदि शेख हसीना होती और भारत के साथ सहयोग में रहता, तो आज थोड़ा खाने पीने की कम से कम 2 टाइम का भोजन इन जिहादियों को मिल रहा होता। तो स्थिति ऐसी कर ली है कि 2 टाइम का भोजन, अब सोचिए जिनके बाप दादों ने यहाँ पाकिस्तान मांगा, वो मौज से 4 टाइम का भोजन लेते हैं, मुफ्त का अनाज, मुफ्त का राशन, मुफ्त का शौचालय, मुफ्त का पैसा आ रहा है अकाउंट में, मौज ले रहे हैं यहाँ पे। और जिनके बाप दादे मांग करके पाकिस्तान ले लिया, उन्हीं के भाई दादे वो भिखमंगी में इस तरह भी मर रहे हैं, उस तरह भी मर रहे हैं। और यहाँ के जो खलियर खैराती हैं, वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं व्यूज बैंक के माध्यम। तो ये जोकर बने हुए हैं इसी सपना में कि मोदी खत्म हो जाएगा, वो 25 करोड़ बांग्लादेशी, 25 करोड़ पाकिस्तानी और 25 करोड़ पाकिस्तानी परस्त यहाँ पर।
इसी सपना में है कि भाई खैराती हमें सपना रोज दिखाता है, आज मोदी गिर जाएगा, आज मोदी गिर जाएगा। इसलिए समझिए यहाँ पर भी कुछ लोग आते हैं कि मोदी कर क्या रहे हैं। इसीलिए मुझे हाँ। लगता है कि इस फैक्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ हो रहा है, इर्द-गिर्द का अरे माहौल मोदी आपको सब नहीं, नहीं मनीष जी, ये तो छोड़ दीजिए, ये तो बांग्लादेश का मामला है। मैंने इसीलिए उदाहरण देके बताया ना कि मोदी कर क्या रहे हैं, ये तुम्हारी समझ में तब नहीं आया जब वहां पे नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और तुम लोग 1.5 नहीं बल्कि 2-3 महीने से रोटी बेल रहे थे, ये बन जाएगा, फिर रोटी पलटी तो फिर ये बन जाएगा, फिर पलट के बनाई फिर बन जाएगा। तुम लोग उसके अगल बगल नहीं पहुंचे थे, अगल बगल कि कौन बनने जा रहा। तो मैं इन लोगों और की विश्लेषण ये चुट्टे रोज सरकार गिराते हैं पिछले 10 साल से। हाँ मतलब 5 साल से ये तो यूट्यूब पे गिरा ही रहे हैं, रोज गिराते हैं। तो ये समझ जाइए मैं कि इनकी हैसियत मैं क्या है और ये क्या कुछ कर रहे हैं। वो केवल इसलिए याद दिला रहा हूँ कि ये मनीष जी ने कहा ये रोज सरकार गिराते हैं और ये रोज वहां पे एक नया कानून लेकर बताते हैं कि मोदी ये करने जा रहा, मोदी वो। इनकी ये बताता है कि विश्लेषण के नाम पर कितनी बुरी तरह से कंगाल है ये, कंगाल। और हम लोग सोचिए। क्या बोलूं मनीष जी, एक नहीं आपको दर्जनों बार तत्काल बताया कि ये बात कही थी, ये हुआ। और मैं नहीं, फिर कह रहा हूँ कि बांग्लादेश ये आप और हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं। कल पटना के जो एक बौद्धिक अपने व्यूअर्स हैं, निश्चित रूप से इस शो को वही देखता है जो बौद्धिक रूप से समृद्ध है, जो देश के लिए अपने लिए समय निकालता है। कोई हमारी भीड़ वाला और जिहादी भीड़ नहीं है ये। तो इसीलिए वो खुद कह रहे थे कि ये लोग कहां से लाते हैं और आज जो बोलते हैं वो सच होता है। तो ये हम अपने मुंह से बोलेंगे इसका फर्क नहीं पड़ता। हमारे व्यूअर्स हमारी ताकत हैं और इसीलिए एक-एक घंटे लगातार नियमित और रूप से मैं राष्ट्र फिर याद जागरण दिला का दूं, हिस्सा रहते हैं। मैं फिर याद दिला दूं, आज की भी तारीख नोट कर लीजिएगा कि ये बांग्लादेश पे आप जब सवेरे उठेंगे तो खबर मिलेगी। अब वो समय क्या क्या होगा, कैसे तय होगा, तो कल मैंने बताया था कि 9 महीने लिए थे इंदिरा गांधी ने, 9 महीने। और इंदिरा गांधी ने नहीं, मानेक शाह ने लिए थे जो सेना अध्यक्ष थे। तो अब वो कब फैसला होना, ये प्रधानमंत्री मोदी पे छोड़िए, फैसला बेहतर होगा, बहुत गजब का होगा, ये पक्का है। ये इंतजार करिए।